हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ स्टडी ऑफ साइंस से अपने चैनल से अलका। मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बता रही हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे करते रहें। और अगर कोई आपको पिछले वीडियोज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बता दिया कीजिए। आज मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बता रही हूँ, जिसको हम ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग या हेमियोस्टेसिस के नाम से भी जान सकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है? अगर हमारी बॉडी में हमें कहीं चोट लगी और ब्लड है वो बाहर आ रहा है, जैसे कि यहाँ से प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, वो बाहर आ रही है, तो उसको रोकना, मतलब उसका रुकना ही ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। जहाँ हमें चोट लगी है वहाँ पर क्लॉटिंग का हो जाना, यानी कि ब्लड जो है वो अगर रुक जाता है, ऊपर एक पपड़ी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसको ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है। ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ पे नोट भी किया है कि कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होती है। कैस्केडिंग प्रोसेस जो है वह ब्लड क्लॉटिंग को ही बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर मेनली जिसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होती है विटामिन के। विटामिन के सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। क्लॉटिंग जहाँ डैमेज पार्ट है वहाँ से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बाहर निकल रही हैं, वहाँ पर क्लॉटिंग होने के अंदर 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो 1 से 3 मिनट तक करता है, क्योंकि कुछ के अंदर 2 मिनट में ही क्लॉटिंग हो जाती है, कुछ में 3 में होती है, कुछ में 4 में होती है, कुछ में 5 मिनट लग जाती हैं। क्योंकि विटामिन के की जो अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि विटामिन के किस लेवल पर है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन कौन से फैक्टर भाग करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर 13 फैक्टर भाग लेते हैं, जिनको रोमन सीरीज़ के अंदर लिखा गया है। इनकी सीक्वेंस ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में यही पूछा जाता है कि कौन सा फैक्टर किस नंबर पर है। जैसे फाइब्रिनोजन का पूछ लिया, एग्ज़ाम में दे दिया कि फाइब्रिनोजन फैक्टर है वो। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर या तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा, ऐसे पूछ लेंगे सॉरी, या फिर पूछ लेंगे कि फाइब्रिनोजन कौन से नंबर का फैक्टर है। इसकी खोज विर्चोव ने की थी, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर आता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन की खोज की थी स्मिडेट ने। ये लीवर के अंदर बनता है। प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन लीवर के अंदर ही होता है, और जो प्लाज्मा है ब्लड का उसी के अंदर ये भी उसी में प्रेजेंट होता है। फिर आती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसकी खोज भी स्मिडेट ने की थी। ये एक लिपोप्रोटीन है जो प्लेटलेट्स और टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती है। कैल्शियम आयन है, ये कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। मैंने बताया था कि कैल्शियम आयन और विटामिन के, इन दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। प्रोएक्रिलिन आता है। फिर प्रोएक्रिलिन क्या होता है कि ये एक अनस्टेबल है, ओरियन ने इसकी खोज की थी। ये थर्मोलेबियल यानी कि ताप स्थायी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। फिर आता है एक्रिलिन, ये एक इसका मतलब अभी तक ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो है वो कोई यूज नहीं है, मतलब कि ये कोई काम नहीं आता है, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी नहीं। लेकिन एग्ज़ाम्स के अंदर जो पेपर बनाते हैं वो यही देखते हैं कि बच्चों का माइंड कितना चलता है। वो पूछते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ब्लड क्लॉटिंग के 13 फैक्टर्स के अंदर तो आता है लेकिन ब्लड क्लॉटिंग में भाग नहीं लेता। तो फिर उसका आंसर आपको एक्रिलिन करना है। प्रोकन्वर्टिन की बात करते हैं तो प्रोकन्वर्टिन है वो स्टेबल फैक्टर है। जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसके अंदर विटामिन के जो है, उसके अंदर विटामिन के जो सिंथेसिस के लिए यूजफुल होता है। फिर आती है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर फैस्ट, या फिर हम ए बोल देते हैं, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए की अगर शरीर के अंदर कमी है तो हमें हीमोफीलिया डिजीज हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, जिसे हम क्रिसमस फैक्टर के नाम से जाना जाते हैं। यही पूछते हैं कि क्रिसमस फैक्टर कौन सा है, किस नंबर पर आता है क्रिसमस फैक्टर, या फिर क्रिसमस फैक्टर का दूसरा नाम क्या है। ये भी लीवर के अंदर ही बनता है।
फिर हम बात करते हैं PTA यानी कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। उससे पहले 10 नंबर पे स्टुअर्ट फैक्टर आता है, जिसकी अगर स्टुअर्ट फैक्टर है उसकी अमाउंट कम हो गई है तो नाक से जो हमारे जो जॉइंट्स हैं या फिर सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनसे कंटिन्यूली ब्लड जो है वो फ्लो होता रहता है, और मतलब कि स्टुअर्ट फैक्टर जो है वो हानिकारक है। फिर हम बात करें PTA की यानी कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। अगर इसकी मात्रा कम हो गई बॉडी के अंदर तो हमें हीमोफीलिया C डिजीज़ हो जाएगी। हीमोफीलिया C पूछे तो हमें बताना है एंटीसीडेंट वाला यानी कि PTA वाला फैक्टर, और अगर हीमोफीलिया डिजीज़ का पूछ लिया जाए तो हमें बताना है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A। कंफ्यूज ना हो इनके अंदर, क्योंकि C वाला है तो आप PTA को याद रखो। हीमोफीलिया डिजीज़ का पूछे तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A याद रखो। फिर अगर पूछ लिया जाए कि हेगवेन फैक्टर कितने नंबर पर आता है या फिर 12वें नंबर पे कौन सा फैक्टर आता है, तो वो है हेगवेन फैक्टर। फिर 13वें नंबर पर यानी कि लास्ट का जो फैक्टर है वो है फाइब्रिनोजन, जिसकी कमी से अगर फाइब्रिनोजन है उसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लोटिंग है ना वो धीरे हो जाती है, क्योंकि फाइब्रिनोजन जो है वो सबसे मेन जो प्रोटीन है ना वो होती है जो इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग में भाग लेती है। अगर वही कम हो गई तो ब्लड क्लोटिंग स्लो हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस की। ये जो ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस है वो 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। पहला आता है यानी कि प्लेटलेट्स, हमें चोट लगी, WBC RBC प्लेटलेट्स बाहर निकले, मेन रोल हो गया प्लेटलेट्स का। जैसे ही प्लेटलेट्स हैं वो कांटेक्ट में आई किसके, एयर के कांटेक्ट में आएगी तो आते ही वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करती है कि कैल्शियम आयन को जगाती है कि चल कहीं पे चोट लगी है, हमें क्लोटिंग करनी है। कैल्शियम बोलता है कि भाई देख हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, हम कैसे करेंगे। तो फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है, कहता है कि अरे हमारे ग्रुप में एक कुंभकर्ण है जो अभी तक सो रहा है, उसे जगाते हैं। फिर ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन, जिससे इसकी एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन बनती है। फिर जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को एक्टिव करता है, कहता है कि चल जहाँ पे चोट लगी है वहाँ हमें क्लोटिंग करनी है। फाइब्रिनोजन यहाँ पर तो मोनोमर के रूप में ही फंक्शन करता है, लेकिन जैसे ही वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा वो पॉलीमर बन जाएगा। फाइब्रिन है ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे होती है नेट, ऐसे ही होता है। ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है इसमें कार्पल्स इंटर करती हैं, जैसे WBC RBC प्लेटलेट्स, ये जो होती हैं इस नेट की वजह से बाहर नहीं निकल पाती और ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिससे एक रेड कलर की सी हल्की ब्राउन ऐसी कुछ पपड़ी सी बन जाती है, जिससे ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। अब मैं आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स बता रही हूँ। देखिए मोस्टली कई एग्ज़ाम से पूछते हैं कि ब्लड क्लोटिंग है उसके अंदर कौन सी कार्पल्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसमें प्लेटलेट्स लेती हैं। लेकिन अगर आपको प्लेटलेट्स ऑप्शन नहीं दिया है तो उसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्ट ज़रूर देगा अगला। इन दोनों में से एक नाम ज़रूर दिया है अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ रहा है तो। प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एलिमेंट पूछे तो कैल्शियम आयन। विटामिन पूछे तो विटामिन के। विटामिन के का लेवल भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा या कम हो रही है तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। बॉडी के अंदर अगर हमारे शरीर के अंदर जो वेसल्स हैं उनके अंदर क्लोटिंग हो गई तो हमारा ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्योंकि सबसे बारीक जो वेसल्स होती हैं वो ब्रेन की ही होती हैं। ब्रेन के अंदर वेसल्स हैं वो एकदम पतली धागे नुमा ऐसे पतली पतली होती हैं, जिनके अंदर क्लोटिंग अगर हो जाती है तो वो ब्लड को आगे फ्लो नहीं होने देती हैं और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इसे क्या कई बार बोलते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो वो ट्यूमर जो है वो ब्लड क्लोटिंग की वजह से ही हुआ है। हमारे शरीर में ब्लड जा रहा है 120 की स्पीड से, आ रहा है 80 की स्पीड से, तो जैसे ये ब्लड क्लोट हो गया, मान लो एक जगह ब्लड क्लोट हो गया तो ये आगे पीछे का जो ब्लड आने जाने का है इससे नसें फटने लगती हैं और ब्रेन जो है वो हेमरेज हो जाता है। फिर आता है एंटी क्लोटिंग फैक्टर।
एंटी क्लोटिंग ये बिल्कुल अपोजिट है क्लोटिंग फैक्टर्स के। एंटी से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये क्लोटिंग फैक्टर्स के अपोजिट कार्य करेगा। ये है हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है कि ये ब्लड को जमने से रोकता है। ये बोलता है इन चारों पांचों को कि आ जाओ, मैं देखता हूँ कैसे आप ब्लड क्लोट कर पाते हो। मेरे होते हुए ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन इसकी भी एक कमी है कि हिपेरिन जो है जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया तो इसके अंदर हिपेरिन जो है वो डेड हो जाता है। हिपेरिन मरा और ये चारों पांचों आए और ब्लड क्लोट कर दिया, जिससे ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर ही क्लोटिंग हो गई है तो उससे तो फिर इंसान की मृत्यु ही होती है। एक हीमोफीलिया डिजीज़ का नाम सुना होगा आपने कि इंग्लैंड की एक महारानी थी विक्टोरिया, उसके अंदर ये डिजीज़ थी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता ही रहता है। ये 24 घंटे तक इस डिजीज़ जो है, जो हीमोफीलिया डिजीज़ है, उससे ग्रसित जो ह्यूमन है उसके अंदर 24 घंटे तक ब्लड का फ्लो है ना वो रुकता नहीं है। ब्लड फ्लो रुकता नहीं है, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम बात करें कि फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, हिपेरिन, ये तीनों बनते कहाँ हैं? लीवर के अंदर। देख लो, तीनों इन दोनों की इसके साथ बनती भी नहीं है, फिर भी तीनों बन कहाँ रहे हैं? लीवर में ही बन रहे हैं। ये ब्लड क्लोटिंग को रोक रहा है और ये दोनों ब्लड क्लोटिंग कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं ब्लड क्लोट के टाइप्स की। ब्लड क्लोटिंग जो है वो दो तरह से होती है, एक थ्रोम्बस टाइप से, एक एम्बोलस टाइप से। जो थ्रोम्बस टाइप है उसके अंदर सिर्फ यानी कि जहाँ चोट लगी, मानो हमें यहाँ चोट लगी है, यहाँ पे हमें चोट लगी तो सिर्फ यहाँ पे क्लोटिंग हो गई और ब्लड फ्लो है वो रुक गया, यानी कि क्लोटिंग हुई, फ्लो रुक गया। लेकिन एम्बोलस के अंदर क्या होता है कि हमें यहाँ चोट लगी, यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग हो गई, फिर अंदर क्लोटिंग हो गई, फिर आगे और बढ़ गई, फिर और आगे बढ़ गई, यानी कि ये मोमेंटम शो करती है, यानी कि घूमती रहती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। एम्बोलस है वो थ्रोम्बस की बजाय बहुत ज़्यादा डेंजर है। इसके अंदर एक की बजाय जगह जगह क्लोटिंग होने लगती है, जिससे हमारी वेन्स वो ब्लॉक होने लगती हैं। फिर हम थ्रोम्बस की बात करें तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, कोरोनरी और सिफेलिक। कोरोनरी के अंदर ये कोरोनरी जो है, जो हमारे हार्ट की कोरोनरी वेसल्स हैं उसके अंदर क्लोटिंग हो जाती है, हार्ट जो है कार्य करना बंद कर देता है और हमें ये हार्ट अटैक आ जाता है। ये हार्ट अटैक डिजीज़ कौन सी वेसल्स हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना होती है? वह कोरोनरी वेसल, क्योंकि इस टाइम हिपेरिन जो है वो कार्य नहीं कर पाता और अंदर एयर एंटर हो जाती है, जिससे हार्ट डैमेज हो जाता है। सिफेलिक की बात करें तो ये ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन की वेसल्स मैंने बताया था कि बहुत ही पतली होती हैं, जिससे पैरालिसिस जैसी बीमारी हो जाती है कि बॉडी काम करना बंद कर देती है, इंसान को बोलना कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है कि उसके अंदर उसकी बॉडी जो है वर्क नहीं कर पाती। उसके बाद हम बात करें जो ये ब्लड क्लोटिंग है उसके अंदर एक थ्योरी दी गई थी, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो मैक फर्नाले ने दी थी, उसके साथ कुछ कोवर्कर्स भी थे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है कि एंजाइम कैस्केड थ्योरी किसने दी थी या फिर ब्लड क्लोटिंग के अंदर मुख्य थ्योरी कौन सी थी, तो वो एंजाइम कैस्केड थ्योरी थी और मैक फर्नाले ने दी थी अपने कोवर्कर्स के साथ। बिना अगर हमें चोट नहीं लगी है और फिर भी हमारी क्लोट हो रही हैं, यानी कि ब्लड क्लोटिंग बिना चोट के हुआ है, तो उसे थ्रोम्बस कहते हैं और ये प्रोसेस जो है वो थ्रोम्बोसिस कहलाती है। ये थ्रोम्बोसिस है वो एम्बोलस में कन्वर्ट होती है। एम्बोलस है जो कि क्या होता है कि जैसे ही वेसल्स में एंटर करेगा, एम्बोलस ही वेसल्स में एंटर करता है। ये थ्रोम्बस जो है वो बिना चोट के क्लोट बना रहा है। जैसे ही ये वेसल्स के अंदर एंटर करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन के इस प्रोसेस को, यानी कि एम्बोलस के वेसल्स में एंटर करने पर जो ब्लड सर्कुलेशन रुकता है उसे एम्बोलिज्म कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम बात करें कि जो हमने ब्लड क्लोटिंग पढ़ी है उसकी ज़रूरत क्या है। क्या होता है कि हमें कभी चोट लगती है तो हमारा खून बहने लगता है, जिससे हिपेरिन बाहर आ जाता है और जो WBC प्लेटलेट्स जो RBC ये भी बाहर आती हैं।
तो क्या होता है कि जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड को रोकने के लिए फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन, विटामिन के, प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट्स मुख्य रोल प्ले करती हैं और वो थक्का बना देती हैं, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। यही इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ब्लड फ्लो रुका नहीं तो हमारी मृत्यु हो सकती है। ब्लड फ्लो का रुकना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसके फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। अब एक बात हम देखते हैं, वैसे तो पर कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है। हम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो वो सिरिंज को नीचे से पुश करते हैं और ऊपर से थोड़ी सी दवाई जो है वो बाहर फ्लो कर देते हैं, ताकि उसको पीट कर देखते हैं कि अंदर अगर कोई गैस है तो वो बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर अंदर हवा एंटर कर गई तो वो हिपेरिन को मार देगी। हिपेरिन को मार देगी तो हिपेरिन मर जाएगा तो क्लोटिंग होने लगेगी बॉडी के अंदर। कई बार हम हाथ पे, हमारी बाजू पे लगाते हैं और वो कई बार वो टाइट सा हो जाता है, ऐसे मतलब टाइट हो जाता है, ऐसे कि दबता नहीं है। तो हम डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर कहता है कि गर्म चीज़ से सेको, क्योंकि आपकी दवाई जो है वो वहीं से आगे फैली नहीं है। तो हम उस गर्म से उसका छिड़काव करते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे ड्रिप लग रही है तो उस ड्रिप से वो जो बूंदें गिर रही हैं, बूंदें गिरते हैं, इस ड्रिप में थोड़ा सा बचता है ना, तभी नर्स आकर उस ड्रिप को बंद कर देती है। क्योंकि अगर ड्रिप से कोई ध्यान ना दे और ड्रिप से सारी दवाई आ गई और अंदर हवा भी एंटर कर रही है तो वो हिपेरिन को मार देगी और ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया डिजीज़। मैंने पहले ही बताया था कि जो हीमोफीलिया डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है इस जो ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस है इससे, क्योंकि हीमोफीलिया वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। महिलाओं में तो इसको कम देखा गया है, ये पुरुषों में जल्दी होता है और ज़्यादा होता है। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का एक्स क्रोमोसोम है वो रिसेसिव जीन के द्वारा, ये जो हीमोफीलिया डिजीज़ है वो हमारे एक्स क्रोमोसोम में जो रिसेसिव जीन प्रेजेंट है उसके द्वारा प्रोड्यूस होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए एक इंजेक्शन बनाया गया AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। एक बात और है कि जोंक है, ये हमारी बॉडी से 20 सेकंड के अंदर सारा ब्लड सक कर लेती है। 20 सेकंड में ब्लड सक कर लेती है बॉडी का। और ये जिस स्थान से, यानी कि जोंक जिस स्थान से ब्लड को सक कर रही है ना, वहाँ से जो है ना, वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। उस स्थान से हीरोडिन नामक, क्योंकि जोंक जो है उसकी लार है ना, उससे एक हीरोडिन नामक पदार्थ स्रावित होता है जो वहाँ पर ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता। और अगर किसी को जोंक ने मतलब स्क्रैच कर दिया या फिर खा लिया है, जोंक ने अपना उस ह्यूमन का खून चूस लिया है, तो वो इंसान बच नहीं सकता, क्योंकि जोंक को 20 सेकंड लगते हैं इंसान का ब्लड सक करने के अंदर। इसी के साथ ब्लड क्लोटिंग का टॉपिक आज पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए बता देना, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि अगर मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।